नमस्कार दोस्तों, आपका लर्नर्स क्लासरूम यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। यह बायोलॉजी सीरीज का तीसरा वीडियो है और हम लोग इस वीडियो में कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम्स में इससे काफ़ी बार प्रश्न पूछे जाते हैं और इस टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप रट करके इसमें बहुत अच्छा पकड़ आप नहीं बना सकते हैं। इसलिए हम चीज़ों को बारीकी से धीरे धीरे समझेंगे। तो सबसे पहले हम कोशिका पे आते हैं कि कोशिका है क्या। कोशिका किसी भी सजीव शरीर का सबसे सूक्ष्मतम कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। कोशिका जो होता है वह सजीवों का संरचनात्मक प्लस कार्यात्मक इकाई है। मतलब पूरे का पूरा शरीर, सजीवों का शरीर कोशिका से ही निर्मित होता है। जिस प्रकार बड़े से बड़ा भवन ईंट से बनता है, चाहे वो छोटा भवन हो चाहे कितना ही मंजिला हो, वो ईंटों से ही बना होता है। उसी प्रकार सजीव का भी जो शरीर है वो कोशिका से ही बना होता है। चाहे वो चूहा हो चाहे हाथी, सभी का निर्माण कोशिका से ही होता है। तो कोशिका के बारे में सबसे पहले पता लगाया था एक वैज्ञानिक जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में पेड़ से प्राप्त होने वाला एक पदार्थ जिसको कॉर्क कहते हैं, उन्होंने कॉर्क को लाया और सूक्ष्मदर्शी से उसका अवलोकन किया। तो कॉर्क को जब सूक्ष्मदर्शी से उन्होंने अवलोकन किया तो कॉर्क के भीतर अनेक इकाइयों के रूप में उन्होंने कुछ पाया। उन्होंने कॉर्क के अंदर सूक्ष्मदर्शी से जब देखा तो उनको इकाई के रूप में अलग अलग छोटी छोटी इकाइयों के रूप में बहुत सारी चीज़ें मिली। उस छोटी छोटी इकाइयाँ जो थी उसको उन्होंने सेल नाम दिया। इसी को हिंदी में कोशिका कहते हैं। लेकिन यह चूँकि पादप कोशिका थी और यह मरी हुई कोशिका थी, मृत कोशिका। इन्होंने जिस कोशिका को खोजा वह मृत कोशिका थी। इसी के 9 साल के बाद 1674 में एक अन्य वैज्ञानिक आए, एबी ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक जो थे, इन्होंने पहली बार दुनिया के सामने सजीव कोशिका को दिखाया, बताया। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इन्होंने सबसे पहली बार सजीव कोशिका को देखा और इसके बारे में दुनिया को बताया। तो सजीव कोशिका को पहली बार ल्यूवेनहॉक ने देखा और रॉबर्ट हुक इन्होंने कोशिका का सबसे पहले तो पता रॉबर्ट हुक नहीं लगाया। हालांकि वो मृत कोशिका थी लेकिन थी तो कोशिका है, इसलिए रॉबर्ट हुक जो है कोशिका का सबसे पहले पता लगाया 1665 में। और उसके बाद ल्यूवेनहॉक आए, उन्होंने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका को देखा। अब हम लोग कोशिका से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। जैसे सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा भी एक कोशिकीय होता है। अंडा जो होता है वो एक कोशिकीय होता है और सबसे बड़ा अंडा चूँकि शुतुरमुर्ग का ही अंडा होता है, इसलिए सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है और यह जो है सबसे छोटी कोशिका है। एक कोशिका से बना हुआ है और यह सबसे छोटी कोशिका भी है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका। ये दोनों जो कोशिका थी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, ये मानव शरीर का नहीं, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड का बात है। तो उसकी बात है। लेकिन हम लोग यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं मानव शरीर में, वो मानव शरीर के अंदर पाए जाने वाली सबसे
बड़ी और छोटी और लंबी कोशिका के बारे में जानेंगे। तो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु, स्पर्म। और मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। और मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। इसको न्यूरॉन कहते हैं, इसको न्यूरॉन भी कहते हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स था कोशिका के बारे में। कोशिका की खोज होने के पश्चात जर्मनी के दो वैज्ञानिक स्वॉन और स्लाइडेन, इन्होंने कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो सबसे पहले स्लाइडेन और स्वॉन जो थे ये जर्मन वैज्ञानिक थे, और स्लाइडेन जो थे वो वनस्पति विज्ञानी थे, वनस्पति शास्त्र से रिलेटेड थे। तो वनस्पति विज्ञानी थे। इन्होंने 1838 में बताया कि जितने पादप होते हैं उनका निर्माण वो कोशिका से होता है, वो कोशिका से ही बने होते हैं। उसके अगले साल 1839 में स्वान ने बतलाया, यह जो थे जीव विज्ञानी थे, और इन्होंने बताया कि जीवों का शरीर भी, जितने भी जीव होते हैं, जंतु होते हैं, उनका शरीर भी जो होता है वो कोशिका से भी बना होता है। तो इन दोनों का मत को मिला करके कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया, कोशिका सिद्धांत का नाम दे दिया गया। इन दोनों का मत को मिला करके कोशिका सिद्धांत का नाम दे दिया गया। और इसकी जो मुख्य बातें थी वह यह थी कि सभी जीव जो होते हैं, सभी जीव कोशिका से बने होते हैं। जितने भी तरह के जीव होते हैं उनका निर्माण कोशिका से ही होता है। और इसकी जो और बातें हैं उसमें यह है कि नई कोशिका के निर्माण में केंद्रक कोशिका के बीच का भाग होता है, और यह सब बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है कोशिका का। तो नई कोशिका के निर्माण में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो स्लाइडर और स्वान ने जो है कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया, और इसके अनुसार सभी जीव जो होते हैं वो कोशिका से बने होते हैं। और ये जो कोशिका जो बनता है उसके निर्माण में केंद्रक जो होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यह जो है कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें थी, जिसका प्रतिपादन जो है स्लाइडर और स्वान ने, जर्मन वैज्ञानिक ने किया था। कोशिका का साइज, कोशिका जो होता है वो आकार में काफ़ी छोटी होती है, इसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसको देख पाना लगभग असंभव है। तो इसके जो साइज होता है, कोशिका के साइज को हम लोग माइक्रोमीटर में मापते हैं। कोशिका के साइज को माइक्रोमीटर में मापते हैं, और माइक्रोमीटर को इस प्रकार लिखा जाता है। और माइक्रोमीटर जो होता है, एक माइक्रोमीटर जो होता है वो 1 मीटर के 10 लाखवें भाग, 1 मीटर के 10 लाखवें भाग के बराबर जो होता है वो 1 माइक्रोमीटर है। इसको इन शॉर्ट जो है 10⁻⁻⁶ मीटर भी लिखते हैं। एक माइक्रोमीटर। तो ये तो साइज था, कोशिका का साइज माइक्रोमीटर में हम लोग लिखते हैं। और शेप, कोशिका का आकार, शेप जो होता है कोशिका अनेक रूपों में मिलता है, अनेक आकार में मिलता है। इसमें से कुछ प्रमुख जो है गोलाकार, अंडाकार, छड़नुमा
इत्यादि। कोशिका कई रूपों में मिलता है, गोलाकार, अंडाकार, छड़नुमा इत्यादि। जैसे कुछ कोशिका जैसे कि वसा की जो कोशिका होती है वो गोलाकार होती है। रक्त कोशिका भी होती है, वो अंडाकार गोलाकार होती है। रक्त कोशिका में जो WBC की कोशिका होती है, WBC की कोशिका, श्वेत रक्त कणिका, उसका कोई आकार नहीं होता। कुछ कोशिका ऐसी भी होती है उनका कोई आकार नहीं होता। उसमें से WBC जो है इसका कोई अपना आकार नहीं होता, इसका आकार जो है बदलते रहता है। और एक अमीबा जो होता है उसका भी कोई निश्चित आकार नहीं होता। अमीबा एक कोशिकीय जीव है और इसका भी आकार निश्चित नहीं होता, इसका आकार जो है निरंतर बदलते रहता है। तो WBC का कोई आकार नहीं होता और अमीबा वो भी अपना आकार निरंतर बदलते रहता है, तो हम कह सकते हैं कि उसका भी कोई आकार नहीं होता। तो कुछ और कोशिका जैसे कि आपका पेशीय कोशिका जो होती है वो इस प्रकार लंबवत होती है, छड़नुमा आकृति की होती है। तंत्रिका कोशिका इस प्रकार की होती है। तो कोशिका अलग अलग रूपों में अलग अलग शेप में मिलता है हमें देखने के लिए। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। कोशिका के बारे में तो हम लोग जान लिए। अब कोशिका के विभिन्न घटक, कोशिका किन से बना होता है, उसके विभिन्न प्रकार, उसमें कौन कौन से विभिन्न कोशिकीय अवयव होते हैं, इसके बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो यहाँ देखिए चित्र में दर्शाया गया है, यहाँ जो पादप कोशिका है मतलब पेड़ पौधे में जो कोशिका होती है वो उसको दर्शाया गया है। और यहाँ जो है जंतु कोशिका को दर्शाया गया है। जितने भी तरह के जीव जंतु, कीट पतंग, जानवर, मनुष्य, सभी में इस प्रकार की कोशिका पाई जाती है। और जितने भी पादप मिलते हैं उसमें इस प्रकार की कोशिका पाई जाती है। तो हम लोग अब एक एक करके इसके विभिन्न अवयवों के बारे में देखेंगे। इसमें से सबसे पहला जो है वो है कोशिका भित्ति। इसको सेल वॉल कहते हैं, सेल वॉल। सेल वॉल यहाँ देखिए, यह जो है सेल वॉल है। इसका सबसे बाहरी पादप कोशिका का सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है वो सेल वॉल है। तो सबसे पहले तो सेल वॉल जो होता है कोशिका भित्ति, वह पादप कोशिका में पाई जाती है। सेल वॉल जो होता है कोशिका भित्ति, वो जंतु कोशिका में पाई नहीं जाती और यह सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है। और इसमें इसलिए जो है पेड़ पौधे जो है उनको इसकी उपस्थिति के कारण, कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण जो है पेड़ पौधे अलग कई तरह की विषम परिस्थितियाँ, धूप, बरसात, आंधी तूफान में भी अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं, क्योंकि इनको एक विशेष प्रकार की सुरक्षा कोशिका भित्ति प्रोवाइड करती है, जिसके वजह से ये अलग अलग धूप, मौसम, बरसात, कई तरह के मौसम में, विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। और यह जो होता है कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज जो होता है वो एक कठोर पदार्थ है। सेलुलोज कठोर पदार्थ है और इसी की वजह से जब यह सेलुलोज का बना है और सेलुलोज कठोर पदार्थ है तो इसका ये जो कोशिका भित्ति है वह भी कठोर होता है। और इसी कठोरता के कारण पेड़ पौधे कड़े होते हैं, आसानी से वो दबते नहीं। तो सेलुलोज की वजह से उनको कठोरता मिलती है। यहीं जंतु कोशिका में इसका अभाव होता है, इसलिए जंतु कोशिका के जो सतह होता है वो आप मुलायम होता है और आसानी से दब जाता है, जबकि पेड़ पौधे में कोशिका भित्ति के कारण उसका सरफेस जो है कड़ा होता है। तो यह सेलुलोज की बनी होती है और इससे पदार्थ आर पार नहीं हो पाते।
कोशिका भित्ति से होकर के पदार्थ जो है आर पार नहीं हो पाते। अब कोशिका भित्ति का कार्य क्या है? कोशिका भित्ति का कार्य जो है यह पादपों को सुरक्षा प्रदान करता है। यह पादपों को सुरक्षा प्रदान करता है। यह उनको निश्चित आकार देता है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक कठोर पदार्थ है, इसलिए कोशिका भित्ति जो है वो कठोर होगी और इसी वजह से पेड़ पौधे जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। और इसका काम है पेड़ पौधे को या पेड़ पौधे की जो कोशिका है उसको सुरक्षा प्रदान करना, और इसी वजह से वो उसकी कोशिका को, पादप कोशिकाओं को एक निश्चित आकार देती है। तो कोशिका भित्ति के बारे में इतना ही जानना था। यह जो है सिर्फ प्लांट में पाया जाता है और यह जंतु कोशिका में इसका अभाव होता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कोशिका भित्ति के बाद अगला जो हम जानेंगे वो है कोशिका झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन्स। सेल मेम्ब्रेन्स, यहाँ देखिए, ये जो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के नीचे का जो लेयर है यह कोशिका झिल्ली है, और जंतु कोशिका में यह सबसे बाहरी लेयर होता है कोशिका झिल्ली। यहाँ ये कोशिका झिल्ली है और यहाँ ये कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली जो है यह मुलायम होता है। यह मुलायम होता है और यह जो है अर्धपारगम्य झिल्ली का बना होता है। कोशिका झिल्ली जो होता है अर्धपारगम्य झिल्ली का बना होता है, और यह झिल्ली जो कैसी होती है? मुलायम। मतलब अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब यही होता है कि इसमें से कुछ खास पदार्थ ही अंदर बाहर आ जा सकते हैं, कुछ खास पदार्थ ही अंदर बाहर आ जा सकते हैं इस झिल्ली से होकर के, इसलिए इसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहा जाता है। और कुछ चुनिंदा पदार्थ ही अंदर बाहर हो सकते हैं, इसलिए इसको चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें से कुछ चुनिंदा पदार्थों का ही ट्रांसपोर्टेशन होता है, अंदर बाहर होते हैं, इसलिए इसको चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी बोलते हैं। और यह जो होती है मुलायम होती है। अब इसकी संरचना किस प्रकार की होती है? यह जो झिल्ली है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन्स, यह 2 लेयर से बनी होती है। इसमें 2 लेयर होते हैं, इसमें प्रोटीन के 2 लेयर होते हैं। यह दोहरी झिल्ली होती है। यह जो है दोहरी झिल्ली होती है और बीच में एक तरल पदार्थ होता है जिसे लिपिड कहते हैं। यह जो है दोहरी झिल्ली से बना हुआ होता है। कोशिका झिल्ली का निर्माण जो होता है वो दोहरी झिल्ली से होता है। यह दोहरी झिल्ली से बनी होती है और इसके बीच में तरल पदार्थ होता है जिसे हम लोग लिपिड कहते हैं, लिपिड कहते हैं। और यह लिपिड का बना होता है। और यह जो है दोहरी झिल्ली जो होती है वो मुख्य रूप से प्रोटीन की बनी होती है। यह जंतु कोशिका में भी पाया जाता है और पादप कोशिका में भी। जंतु कोशिका प्लस पादप कोशिका दोनों में ये पाया जाता है। कोशिका को विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए कई तरह के पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो पदार्थों का आवागमन कोशिका झिल्ली के माध्यम से ही होता है। कोशिका झिल्ली के ही माध्यम से संभव हो पाता है। इसमें जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है ये कुछ पदार्थों को अंदर बाहर होने की अनुमति देता है। इसके अलावा इसके कार्य हैं कि यह भी कोशिका को आकार देता है। इसके कार्य जो है कोशिका झिल्ली के,
यह कोशिका को आकार प्रदान करता है। यह कोशिका को आकार प्रदान करता है। कोशिका का आकार क्या होगा, किस प्रकार का होगा, वो निश्चित करता है कोशिका झिल्ली। और यह कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करता है। इसके अलावा यह एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग रखता है। एक कोशिका दूसरी कोशिका से अलग होते हैं और वह अलग करने का काम भी जो है कोशिका झिल्ली ही करता है। तो इसका प्रमुख काम क्या है कि यह कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करता है, एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करता है और पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन करता है। पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन करता है अंदर बाहर। तो यह इसका मुख्य कार्य था और दोहरी झिल्ली का बना होता है। अब हम लोग कोशिका के अंदर के विभिन्न अवयवों के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि कोशिका के केंद्र में केंद्रक होता है और केंद्रक और कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जो पारभासी और गाढ़ा होता है। यह जो है पारभासी और गाढ़ा पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ जो है, इसे हम कोशिका द्रव कहते हैं। यहाँ कोशिका द्रव को हरे रंग से दर्शाया गया है और इसी कोशिका द्रव में विभिन्न प्रकार के कोशिकीय संघटक, कोशिकीय अवयव जो है मौजूद होते हैं और इसका फैलाव जो होता है केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच होता है। यहाँ चित्र में जो हरा रंग जो दर्शा रहा है वह कोशिका द्रव को दर्शा रहा है। तो कोशिका द्रव जो होते हैं यह केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच होता है। कोशिका द्रव, इसे साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच होता है, हरे रंग से दर्शाया गया और इसी में विभिन्न प्रकार के कोशिकीय अवयव जो इधर उधर बिखरे होते हैं। कोशिका द्रव का जो 80% भाग जो होता है वो जल होता है और इसको जो निर्माण करने वाले मुख्य तत्व हैं वह हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन। तो इनसे मिलकर के, इन तत्वों से मिलकर के कोशिका द्रव का निर्माण होता है। लेकिन इसका जो 80%, लगभग 80% भाग जो होता है वो जल होता है। अब इसी प्रकार हम लोग केंद्रक में आते हैं। केंद्रक जो है वो केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है। जिस प्रकार कोशिका का बाहरी आवरण जो है वो कोशिका झिल्ली से घिरा होता है, उसी प्रकार केंद्रक जो है केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है। और केंद्रक झिल्ली के अंदर के भाग को, केंद्रक झिल्ली के अंदर के भाग में उसी प्रकार का एक तरल पदार्थ होता है, गाढ़ा तरल पदार्थ पाया जाता है। जिस प्रकार से कोशिका के अंदर कोशिका द्रव पाया जाता है, उसी के अंदर केंद्रक के अंदर भी एक गाढ़ा चिपचिपा पारभासी पदार्थ पाया जाता है जिसे हम लोग केंद्रक द्रव भी कहते हैं। केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म, यह जो है केंद्रक के भीतर होता है। तो कोशिका के अंदर दो तरह के द्रव पाए जाते हैं। पहला जो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच होता है और दूसरा जो केंद्रक के अंदर होता है। तो दोनों तरह के द्रव को हम लोग सम्मिलित रूप से जीव द्रव भी बोलते हैं। यानी कि कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव।
कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों को सम्मिलित रूप से जब दोनों को एक साथ बोला जाता है तब हम लोग इसे जीव द्रव्य बोलते हैं। यानी जीव द्रव्य में कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों आते हैं और इसे जीव द्रव्य जो नाम दिया था, एक वैज्ञानिक ने इसका नाम जो है जीव द्रव्य दिया था इस पदार्थ को, उनका नाम पुरकिंजे था। यदि परीक्षा में कभी प्रश्न आए कि जीव द्रव्य नामकरण किनके द्वारा किया गया, जीव द्रव्य की खोज किसने की, तब केंद्रक, आप पुरकिंजे पे टिक लगाएंगे। केंद्रक जो होता है वह सबसे पहले केंद्रक जो होता है वो साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य से उसे एक झिल्ली अलग करती है, उसे हम कहते हैं केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली जिस प्रकार पूरी कोशिका को घेरे हुए रहती है कोशिका झिल्ली, उसी प्रकार केंद्रक को भी घेरे हुए रहती है केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली जो होती है वह केंद्रक को घेरे हुए रहती है और पूरी कोशिका से अलग रखती है, साइटोप्लाज्म में इसको अलग रखती है, अलग करके रखती है केंद्रक झिल्ली। जिस प्रकार कोशिका झिल्ली कोशिका को अलग करती है, उसी प्रकार केंद्रक झिल्ली केंद्रक को अलग करके रखती है। और यह जो होता है यह भी दोहरी झिल्ली का बना होता है। यह भी जो होती है वो दोहरी झिल्ली का बना होता है। और ये जो इसकी जो झिल्ली होती है वो लाइपोप्रोटीन, इसकी जो झिल्ली होती है वो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। अब केंद्रक झिल्ली के अंदर केंद्रक द्रव्य मौजूद होता है। केंद्रक झिल्ली के अंदर केंद्रक द्रव्य मौजूद होता है। इस केंद्रक द्रव्य में विभिन्न प्रकार के अवयव मौजूद होते हैं, विभिन्न प्रकार के केंद्रक अवयव मौजूद होते हैं। उसमें से जो प्रमुख है वो क्रोमैटिन धागा, केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य मौजूद होता है और इस केंद्रक द्रव्य में क्रोमैटिन धागे होते हैं, एंजाइम होते हैं, आरएनए होते हैं और राइबोसोम भी होते हैं। इसके अतिरिक्त जल भी मौजूद होता है। तो केंद्रक द्रव्य जिसे यहाँ लाल रंग से दिखाया गया, ये केंद्रक द्रव्य है, इसमें क्रोमैटिन धागे होते हैं, एंजाइम होता है, आरएनए, राइबोसोम और जल। अब क्रोमैटिन धागा, हम लोग क्रोमैटिन धागे के बारे में पढ़ेंगे। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केंद्रक से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, खास करके क्रोमैटिन धागा, आरएनए, राइबोसोम, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग पहले क्रोमैटिन धागा के बारे में जानेंगे। क्रोमैटिन धागा जो होता है वो डीएनए से बना होता है। डीएनए प्लस प्रोटीन, डीएनए और प्रोटीन के मिलने से क्रोमैटिन धागा बनता है। डीएनए जो होता है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। इस प्रकार से जो है वो डीएनए का आकार होता है और यह लंबी रस्सी के समान होता है। ये डीएनए होता है और केंद्रक में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। इस प्रोटीन को हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। हिस्टोन प्रोटीन, तो हिस्टोन प्रोटीन जो होता है उसको ये धागे नुमा जो डीएनए है उसको बांधे हुए रखता है, ऐसे करके। और ये हिस्टोन नामक प्रोटीन को ये बांध करके रखता है और एक धागे नुमा रचना का निर्माण करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमैटिन धागा। तो ये डीएनए हुआ। तो डीएनए जो है हिस्टोन नाम के प्रोटीन को, ये हिस्टोन है, ये हिस्टोन, तो हिस्टोन नामक प्रोटीन को ये बांधे हुए रखता है और एक धागे नुमा रचना का निर्माण करता है, जिसे हम लोग क्रोमैटिन धागा कहते हैं। यहाँ देखिए केंद्रक में ब्लू कलर से जो दिखलाया गया है वो क्रोमैटिन धागा है, क्रोमैटिन धागा। और यह क्रोमैटिन धागा किसका बना होता है, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का बना होता है।
बाद में जब हम लोग पढ़ेंगे कि यही क्रोमैटिन धागा जब कोशिका विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन के समय यही क्रोमैटिन धागा आपस में सिकुड़ कर कंडेंस होकर के क्रोमोसोम का निर्माण कर लेता है, गुणसूत्र का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार से फिर यही इस रूप में आ जाता है, गुणसूत्र इसको बोलते हैं। ठीक है, तो केंद्रक में क्रोमैटिन धागे मौजूद होते हैं। क्रोमैटिन धागा का निर्माण किस प्रकार होता है? डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, धागेनुमा रचना है और यह हिस्टोन नामक प्रोटीन को बांधे हुए रखता है और उसी संरचना को क्रोमैटिन धागा कहते हैं। जब कोशिका विभाजन होता है तो यही क्रोमैटिन धागा सिकुड़ करके गुणसूत्र का रूप ले लेता है। अब इसमें एक वर्ड आता है जीन। जीन क्या होता है? तो ये डीएनए पे मौजूद जीन जो है वो डीएनए पे ही अवस्थित होता है। इसके कई सारे स्तंभों में कई सारे जीन मौजूद होते हैं। तो जीन जो होता है डीएनए पे मौजूद होता है और इसी में विभिन्न प्रकार के आनुवांशिक इन्फॉर्मेशन होते हैं। विभिन्न प्रकार के आनुवांशिक इन्फॉर्मेशन को जो है जीन कैरी करता है और यह डीएनए पे मौजूद होता है। डीएनए से ये क्रोमैटिन धागा बना होता है, क्रोमैटिन धागा से गुणसूत्र बनता है, इसलिए आनुवांशिक गुणों का कैरियर जो है गुणसूत्र को माना जाता है। तो केंद्रक में क्रोमैटिन धागे होते हैं। इसके अलावा राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम के बारे में फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसी में राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन निर्माण करना और कई तरह के एंजाइम होते हैं। वैसे हम लोग इन सब के बारे में कोशिका विभाजन में और बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। डीएनए के बारे में भी हम लोग डीएनए आरएनए में फ़र्क बताएंगे, उसमें सब सारी चीज़ें और आपको बढ़िया से समझ में आएगा। तो ये केंद्रक है। तो केंद्रक में क्रोमैटिन धागे होते हैं, राइबोसोम होता है, जल होता है, विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं और ये एक बीच में केंद्रिका होता है। बीच में केंद्रिका होता है। तो केंद्रक का कार्य, केंद्रक जो होते हैं इसके कार्य, यह संपूर्ण कोशिकीय गतिविधियों को, यह संपूर्ण कोशिकीय गतिविधियों को नियंत्रित करता है। कोशिका जो है, कोशिका के अंदर जितने भी तरह के कार्य होते हैं उन सभी कार्य को नियंत्रित करने का काम केंद्रक करता है। केंद्रक का एक और प्रमुख कार्य है कि यह कोशिकीय विखंडन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो केंद्रक का काम है संपूर्ण जितना भी तरह का कोशिका के अंदर जितने भी तरह के काम होते हैं सभी का देखरेख करना, सभी को नियंत्रित करना केंद्रक का काम है और यह विखंडन के फलस्वरूप कोशिका का, नए कोशिका का निर्माण करता है। केंद्रक का यही कार्य है। केंद्रक के बारे में विशेष रूप से हम लोग पढ़ेंगे कोशिका विभाजन में। हम लोग आते हैं रिक्तिका। रिक्तिका को अलग नाम से भी जानते हैं, इसको रसधानी भी कहते हैं। यह जो होता है प्लांट सेल में, प्लांट यानी पादप प्लांट कोशिका में बड़ा होता है। जंतु में छोटा होता है। यह जो रिक्तिका होता है, यहाँ देखिए ये रिक्तिका है और यहाँ ये रिक्तिका। तो यह जो है प्लांट सेल में, पादप कोशिका में रिक्तिका जो होता है बड़ा होता है। पादप का 80 से 90% भाग रिक्तिका के द्वारा ही ऑक्यूपाई कर लिया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में यह काफ़ी छोटा होता है और जंतु कोशिका में एक से ज़्यादा भी रिक्तिका मौजूद होता है। रिक्तिका के कार्य जो है, रिक्तिका का जो प्रमुख कार्य है कि यह जल संतुलन बनाता है। यह जल संतुलन बनाकर रखता है और कुछ अवशिष्ट पदार्थ को भी अपने में संग्रहित करके रखता है। तो पूरे कोशिका में जल
संतुलन बनाने का काम रिक्तिका का है और यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों को भी संग्रहित करके रखता है। इसके बाद अगला जो हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक विशेष प्रकार की संरचना यहाँ देखिए ब्लू कलर में दिखाया गया है। इसे यह जो है माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है यह भी दोहरी झिल्ली का बना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी जो होता है वो दोहरी झिल्ली का बना होता है और यह भी जो है जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है तो यह भी दोहरी झिल्ली का बना होता है और इसके अंदर भी जो है तरल पदार्थ होते हैं। इसके अंदर भी जो है तरल पदार्थ पाए जाते हैं। इस तरल पदार्थ को मैट्रिक्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली का बना होता है और इस दोहरी झिल्ली के अंदर जो है इसके अंदर के भाग में जो है वो तरल पदार्थ होते हैं जिसको मैट्रिक्स कहते हैं और इसके झिल्ली के भाग से होते हुए कुछ प्रवर्ध नीचे की ओर आते हैं। इसके झिल्ली के भाग से लटके हुए नीचे कुछ प्रवर्ध आते हैं। इसे क्रिस्टी कहते हैं। इसे क्रिस्टी कहते हैं। तो मैट्रिक्स अंदर का तरल पदार्थ इसमें झिल्ली से होते हुए कुछ प्रवर्ध नीचे की ओर अंदर की ओर आते हैं जिसे हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। और यह जो होता है इस क्रिस्टी में को ऑक्सीशोषण होता है। कोशिका का श्वसन स्थल है। यह माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का श्वसन स्थल है। हमारे शरीर में जब ऑक्सीजन जाता है हमारे नाक से तो वो ब्लड से होते हुए कोशिका तक पहुंचता है और वो ऑक्सीजन जब हमारे कोशिका तक पहुंचता है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया ही उस ऑक्सीजन को यूज़ करके एनर्जी का निर्माण करता है। तो वह एनर्जी का जो निर्माण होता है वो इस क्रिस्टी में होता है। एनर्जी का जो निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में वो इस क्रिस्टी में होता है और इसमें जो ऊर्जा बनता है वो एटीपी में बनता है। इसमें ऊर्जा का निर्माण एटीपी में। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जो मुख्य बात है कि वह दोहरी झिल्ली का होता है। इसके अंदर तरल पदार्थ होते हैं और इस तरल पदार्थ को मैट्रिक्स कहते हैं और इसमें जो प्रवर्ध लटके हुए होते हैं उसको क्रिस्टी कहते हैं। जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाता है तो इसी क्रिस्टी में ऊर्जा का निर्माण होता है और यह ऊर्जा का निर्माण एटीपी में होता है। इसलिए जो है इसको चूँकि यहाँ जो है श्वसन होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, इसलिए इसे कोशिका का श्वसन स्थल भी कहते हैं या फिर कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी इसको कहते हैं। तो यह माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में था। अगला जिस कोशिकीय अवयव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है लवक, प्लास्टिड। और यह सिर्फ कहाँ पाया जाता है? पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं। लवक कहाँ पाए जाते हैं? पादप कोशिका में। इसी कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। पादप लवक जो होते हैं वो अनेक गोल गोल छोटे छोटे संरचना होते हैं। गोल भी होते हैं, अंडाकार भी होते हैं, अलग अलग रूपों में होते हैं। तो यह जो है लवक जो है सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाते हैं और यह 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं हरित लवक, दूसरा होते हैं वर्णी लवक। हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। वर्णी लवक को क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। अवर्णी लवक इसको ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। तो लवक पाए जाते हैं सिर्फ पादप कोशिका में और यह 3 तरह के होते हैं। हरित लवक, यह जो है लवक का मुख्य कार्य जो है वो रंग प्रदान करना है। आप देखते हैं कि पेड़ पौधे में अलग अलग तरह के रंग पाए जाते हैं।
उसके पत्ते में हरा रंग होता है, पत्ते में हरा रंग होता है, फल में कुछ और रंग होता है, जड़ में भी अलग अलग तरह के भी रंग पाए जाते हैं। तो हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें क्लोरोप्लास्ट, पहला जो है वो क्लोरोप्लास्ट के बारे में, हरित लवक उसी को कहते हैं। तो हरित लवक जो होता है इसमें हरे रंग का एक पिगमेंट पाया जाता है। हरित लवक जो है जिसे क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं, इसमें एक हरे रंग का पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल भी कहते हैं। हरित लवक, हरित लवक में एक हरे रंग का पिगमेंट पाया जाता है, हरा रंजक पाया जाता है, हरा रंजक पाया जाता है और इसी की वजह से इसका रंग हरा होता है। हरित लवक में हरा रंजक पाया जाता है, इस हरा रंजक को हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। हरित लवक में हरा रंजक जिसका नाम है क्लोरोफिल, यह इसका रंग हरा होता है, इसी की वजह से जो यह लवक है वो हरा दिखता है। और यह मुख्यतः पेड़ पौधे की पत्तियों में पाया जाता है और इसी लवक के प्रेजेंस में प्रकाश संश्लेषण होता है। इसी लवक के प्रेजेंस में, चूँकि इसमें क्लोरोफिल होता है इसलिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल भाग लेता है, प्रकाश संश्लेषण होता है और यह भोजन बनाता है। क्लोरोफिल जो है प्रकाश संश्लेषण से भोजन निर्माण करता है। तो हरित लवक जो होता है उसमें हरा रंजक पाया जाता है, हरा रंजक को क्लोरोफिल कहते हैं और उसी क्लोरोफिल के प्रेजेंस में प्रकाश संश्लेषण होता है और वो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। दूसरा वर्णी लवक। अच्छा, एक चीज़ और, जो हरित लवक है, क्लोरोप्लास्ट है, उसमें सिर्फ हरे रंग ही नहीं होते, उसमें और भी कई तरह के रंजक जैसे पीले या नारंगी रंग के रंजक उपस्थित होते हैं, लेकिन चूंकि उनकी मात्रा कम होती है इसलिए वो दिखते नहीं हैं, हरे रंग से वो झंप जाते हैं। दूसरा है वर्णी लवक। वर्णी लवक यह कई रंगों के होते हैं, यह कई रंगों के होते हैं और यह जो मौजूद होते हैं मुख्यतः पौधे के अलग अलग रंगीन भाग, जहाँ कहीं भी अलग अलग रंगीन भाग दिख रहा हो वहाँ समझ लीजिए कि वर्णी लवक मौजूद है। जैसे आपका फल जो होता है वो अलग अलग रंगों में मौजूद होता है, अलग अलग तरह के फल जो अलग अलग रंग में होते हैं इसलिए फल में वर्णी लवक मौजूद होता है। इसके अलावा फूल, इन सब में मौजूद होता है वर्णी लवक जो इनको अलग रंग प्रदान करता है। तो वर्णी लवक हो गया। अब अवर्णी लवक। अवर्णी लवक यह रंगहीन होता है, इसमें कोई रंग नहीं होते, लेकिन इसका कार्य जो है कि यह जो पत्तियों में बनने वाले अतिरिक्त भोजन को यह संग्रहित करके रखता है। अवर्णी लवक का कार्य है कि यह पत्तियों में बने हुए अतिरिक्त भोजन को संग्रहित करके रखता है। तो यह जो है भोजन संग्रहण करता है और यह जो है मुख्यतः जड़ में और फल में पाया जाता है, प्लस तना में भी। यह जो है जड़ में, तना में और फल में पाया जाता है वर्णी लवक। अवर्णी लवक रंगहीन होता है और यह भोजन का संग्रहण करता है, जड़ में, फल में और तना में पाया जाता है। अवर्णी लवक को ल्यूकोप्लास्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ कोशिकीय अवयव के बारे में पढ़ लिया, कोशिकीय भाग के बारे में पढ़ लिया, अभी बहुत सारे बाकी हैं। तो आगे जो बचे हुए कोशिकीय अवयव हैं उसको अगली वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। यदि मेरा प्रयास आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।